प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, मैं डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र अपने YouTube चैनल डिस्कवरिंग नॉलेज विथ विश्वनाथ मिश्रा पर आप सबका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए और भविष्य कथन यानी कि प्रिडिक्शन के लिए रचनावादी सिद्धांत को जानने का प्रयास करेंगे। रचनावाद को अंग्रेजी में कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए व्यवस्थित रूप से निकोलस ग्रीनवुड उल्फ ने 1989 में अपनी पुस्तक वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग में स्थापित किया था। यद्यपि इस सिद्धांत की मूल मान्यताओं के गुण सूत्र यानी कि जीनियोलॉजी विलियम डेल थी, लुडविग विटगेनस्टाइन और आर.जी. कॉलिंगवुड से भी जुड़ती हैं और यह फ्रैंकफर्ट स्कूल के क्रिटिकल थ्योरी से भी प्रभावित है। साथ ही कभी कभी अध्येताओं को ऐसा भ्रम भी हो जाता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म कहीं पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का ही एक रूप तो नहीं है। इसीलिए कंस्ट्रक्टिविज्म अथवा रचनावाद को पढ़ते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। रचनावाद को समझने के लिए हमें ज्ञान के क्षेत्र में हो रहे विकास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविक दुनिया में आ रहे परिवर्तनों को पहले थोड़ा समझ लेने की जरूरत है, खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में 1960 और 90 के बीच में विकसित हो रहे थे और ज्ञान के क्षेत्र में देखें तो जो 1920-30 से लेकर 70-80 के दशक तक विकसित हुआ था। आपको याद होगा कि न्यूटनियन वर्ल्ड व्यू इस दुनिया को कुछ अपरिवर्तनशील वस्तुनिष्ठ नियमों से संचालित मानती रही है और पूरे आधुनिक युग में इस मान्यता का पर्याप्त बोलबाला भी रहा है। यही नहीं, न्यूटनियन वर्ल्ड व्यू के तहत हम इस दुनिया को ब्लैक एंड वाइट में देखने के अभ्यस्त रहे हैं और पूरे आधुनिक काल में लोगोसेंट्रिक राइटिंग ने भी इसी को बढ़ावा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए विकसित किए गए यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, उदारवाद, गेम थ्योरी या व्यवस्था सिद्धांत आदि ने भी न्यूटनियन वर्ल्ड व्यू के प्रभाव में यह माना कि यह दुनिया कुछ वस्तुनिष्ठ नियमों से चलती है और ब्लैक एंड वाइट होती है, अर्थात कोई राष्ट्र या तो एक कैटेगरी के नियमों के सहारे एक विशेष स्थिति में रह सकता है या बी कैटेगरी के नियमों के सहारे दूसरी विशेष स्थिति में रह सकता है। मतलब कोई बीच का रास्ता नहीं है। राष्ट्र या तो ब्लैक हो सकते हैं या वाइट हो सकते हैं। परंतु क्वांटम मैकेनिक्स की नई खोजों ने न्यूटन द्वारा स्थापित मान्यताओं को खारिज कर दिया। 1934 के आते आते अनिश्चितता के सिद्धांत को मान्यता मिलने और एंटी मैटर की खोज हो जाने के बाद ब्लैक एंड वाइट की दुनिया को बहुरंगी रूप में देखा जाना संभव था। क्वांटम मैकेनिक्स की नई खोजों ने लोगोसेंट्रिक राइटिंग्स को खारिज करने का दबाव बनाया और इससे भाषा विज्ञान में संरचनावाद यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म का प्रभाव भी कम होने लगा। अब जिस पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का विकास हो रहा था उसने नव मार्क्सवाद यानी कि नियो लेफ्ट को भी प्रभावित किया और ऐसी रचनाएं सामने आने लगी कि इमरजेंस ऑफ मास सोसाइटी हैज entirely changed the aspirations of proletariat classes and it had seized the Marxian claim of revolution in post-developed industrial
कंट्रीज। दूसरी ओर दुनिया के अर्ध विकसित राष्ट्रों में जहां मार्क्सवादी क्रांति के लिए ध्रुवीकरण के प्रयास हो रहे थे, वहीं उनमें ऐसा तबका भी मजबूत होता जा रहा था जो आर्थिक, तकनीकी एवं औद्योगिक विकास के जरिए शोषण, अन्याय और असमानता को दूर करने के सपने भी देख रहा था। सोवियत संघ में राष्ट्रपति गोर्बाचेव 1987 के आसपास पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के जरिए बंद अर्थव्यवस्था के समाजवादी चेहरे को बदलने के प्रयास में लगे हुए थे, तो चीन इस घटना को एक ऐसे नए अवसर के रूप में देख रहा था जहां उसे साम्यवादी जगत का नेतृत्व करने का सुनहरा मौका दिखाई दे रहा था। मतलब घटना तो एक ही है, लेकिन उस घटना को देखने का नजरिया देखिए कैसे अलग अलग हो जाता है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आखिर किस वस्तुनिष्ठ नियम से संचालित हो रही है, अथवा सच में कोई ऐसे वस्तुनिष्ठ नियम होते भी हैं या नहीं जो हमारे व्यवहार को या फिर राष्ट्रों के व्यवहार को संचालित करते हैं। इस प्रश्न का निकोलस उल्फ, अलेक्जेंडर वेंट, फ्रेडरिक क्राटोचविल, रेगी और कैटजेस्टाइन जैसे विचारकों ने जो उत्तर दिया, उसी से रचनावाद अर्थात कंस्ट्रक्टिविज्म का विकास हुआ है। इन विचारकों ने माना कि मनुष्य के व्यवहार को या राष्ट्र के व्यवहार को किसी बाहर से थोपे गए रैशनल नॉर्म्स से न तो समझा जा सकता है और न ही मनुष्य तथा राष्ट्र के व्यवहार हमेशा हमेशा के लिए किसी वस्तुनिष्ठ नियम से संचालित ही होते हैं। यहाँ तक कि जिन्हें यथार्थवादियों या नव यथार्थवादियों ने वस्तुनिष्ठ नियम कहा भी है, वे समाज, संस्कृति और उसमें व्यक्तियों तथा समूहों की अंतःक्रिया की उपज होते हैं। इसी तथ्य को अलेक्जेंडर वेंट व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यथार्थवादियों और नव यथार्थवादियों ने जिस अराजकता को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए एक वस्तुनिष्ठ नियम बना दिया है, वह वस्तुनिष्ठ नियम नहीं है। यह अनार्की इंटरनेशनल सिस्टम की कोई प्री गिवन नेचर नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्र अपने को किस रूप में देखते और पहचानते हैं तथा किस तरह से दूसरों से व्यवहार करना चाहते हैं। यदि वे सहयोग करते हैं तब कोऑपरेटिव वर्ल्ड ऑर्डर विकसित होती है, और यदि वे आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं तब कॉन्फ्लिक्चुअल वर्ल्ड ऑर्डर विकसित होती है। राष्ट्र इनमें से क्या चुनेंगे, यह 3 चीजों पर निर्भर करती है, ऐसा वेंट कह रहे हैं। पहले को वेंट ने शेयर्ड नॉलेज या साझा ज्ञान कहा है। दूसरे को वे मटेरियल रिसोर्सेज या भौतिक संसाधन कहते हैं, और तीसरे को वे प्रैक्टिस या आदत कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिस एनार्की के इर्द गिर्द यथार्थवादियों और नव यथार्थवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का सिद्धांत खड़ा किया है, वेंट उसे ही ध्वस्त कर देते हैं और कहते हैं कि यह दुनिया वैसी है जैसा हम इसे बनाते हैं। और आपको याद होगा कि कुछ ऐसी ही टाइटिल यानी कि वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग नाम से ग्रीनवुड उल्फ ने किताब लिखा था और रचनावाद को स्थापित किया था, जिसकी बात मैं आज के बातचीत की शुरुआत में ही आपसे कर चुका हूं। बेहतर होगा कि यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से आपको मैं यह बताने का प्रयास करूं। आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की। बाद में कांग्रेस प्रतिनिधियों की ओर से यह कहा गया कि हमने भी अनेक सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, किंतु इस तरह से ढिंढोरा नहीं पीटा था। इसका मतलब हुआ कि कांग्रेसी सरकारों ने यह माना
कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वस्तुनिष्ठ नियमों से संचालित होते हैं और उन नियमों के तहत हमें मार्गन थ्यू के फिफ्थ प्रिंसिपल यानी कि विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है का उन्होंने परिचय देते हुए मामले को पॉलिटिसाइज करना ठीक नहीं समझा, या उन्होंने जो कहा ऐसा दावा किया उन्होंने। अन्यथा इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार ने कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का परिचय दिया और यह माना, मतलब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा खुली घोषणा के पक्ष में कहते हुए जो तर्क बनता है उसमें यह माना कि वस्तुनिष्ठ नियमों की कोई सार्थकता नहीं है और हम अपनी सफलता का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस तरह एक्टर की आइडेंटिटी और रोल में जो परिवर्तन होते हैं उससे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में जो परिवर्तन आता है, रचनावाद उसको भी समझने का दावा करता है, यह उसका क्लेम है। रचनावाद के दो प्रारूप पाए जाते हैं। इसका एक प्रारूप उत्तर अमेरिकी प्रारूप है जो विश्वास करता है कि विदेश नीति निर्माण में सामाजिक मूल्य और पहचान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें विज्ञानवाद के प्रति प्रत्यक्षवादी झुकाव दिखता है। इनकी विदेश नीति में इनसाइड आउट अप्रोच दिखाई पड़ता है, यानी कि वे खुद जैसे हैं या उनके समाज की बनावट जैसी है, जैसी उनकी सामाजिक संरचना है वैसा ही वो दुनिया को देखते और समझते हैं। रचनावाद का दूसरा प्रारूप यूरोपीय प्रारूप है। यह विदेश नीति निर्माण में भाषा की संरचना, सामाजिक विमर्श की भूमिका को भी स्वीकार करते हैं और इनका झुकाव पोस्ट पॉजिटिविज्म की ओर है। इस प्रकार की विदेश नीति में आउटसाइड इन अप्रोच दिखाई पड़ता है। यद्यपि विद्यार्थियों को यहाँ यह भी अवश्य समझ लेना चाहिए कि मैं कंस्ट्रक्टिविज्म के जिस दो वेरिएंट की बात कर रहा हूँ वे आइडियल टाइप हैं, न कि वास्तविक। मतलब वास्तविक व्यवहार में राष्ट्र दोनों का एक साथ प्रयोग करते हुए देखे जा सकते हैं। रचनावाद के नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन वेरिएंट को एक साथ मिलाकर इसके तीन स्वरूप बनाए गए हैं। तीन स्वरूप इनके वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए हैं। इनमें पहला है अलेक्जेंडर वेंट का सिस्टेमिक कंस्ट्रक्टिविज्म, जो केनेथ वॉल्च के नव यथार्थवाद के कुछ अंशों के सहारे विकसित हुआ है। यह एकाकी राज्यकर्ताओं यानी कि यूनिटरी स्टेट एक्टर्स के अंतःक्रियाओं पर फोकस करता है और बताता है कि कर्ताओं में जो कुछ हुआ है, ध्यान दीजिएगा मैं कह रहा हूं कि कर्ताओं में जो कुछ हुआ है वह उनके घरेलू विवाद का, घरेलू विषय का, घरेलू बाध्यताओं का असर नहीं है, बल्कि कर्ताओं के मध्य जो कुछ हुआ है वही कर्ताओं के घर में भी दिखता है। और इसको हम कह सकते हैं कि यह जो अप्रोच है वह आउटसाइड इन मॉडल का फॉरेन पॉलिसी में एक बेहतर प्रतिमान प्रस्तुत करता है। दूसरा है पीटर कैटजेनस्टाइन के द्वारा विकसित किया गया यूनिट लेवल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसमें विदेश नीति को समझने और राष्ट्रों के बाह्य संबंध को समझने के लिए डोमेस्टिक कंपल्सन को समझने की विशेष जरूरत पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि यह मानता है कि कर्ताओं के बीच में जो कुछ हुआ है वह उनके घर की घटनाओं का परिणाम है। मतलब यह हुआ यहाँ पर कि जो पहले से बताया गया है अलेक्जेंडर वेंट का मॉडल, जिसको मैंने सिस्टेमिक कंस्ट्रक्टिविज्म कहा है, यह ठीक उसका विपरीत है कैटजेनस्टाइन का मॉडल। और इसीलिए इस मॉडल को हम लोग इनसाइड आउट मॉडल भी कहते हैं। यह जो
घर की घटनाएं हैं, घर में जो कुछ हो रहा है, जो हमारे आंतरिक दबाव हैं, आंतरिक बाध्यताएं हैं, हमारे समाज की जो आंतरिक मांग है, वही हमारे विदेश नीति में और हमारे व्यवहार में बाहर भी झलकता है। तीसरा मॉडल है होलिस्टिक कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको फ्रेडरिक क्राटोचविल ने विकसित किया है। यह विदेश नीति निर्माण में सिस्टेमिक और यूनिट लेवल मॉडल को एक साथ जोड़ता है और विदेश नीति निर्माण को घरेलू एवं बाहरी तत्वों को, मतलब विदेश नीति के निर्माण में घरेलू एवं बाहरी तत्वों को बराबर बराबर महत्व देता है। यहाँ तक आते आते दो बातें तो लगभग साफ हो ही जाती हैं। मैं एक बार फिर से आपका ध्यान उनकी ओर आकृष्ट करना चाहूँगा, ताकि फिर यहीं से एक अगली विषय, एक अगले तर्क की ओर आपको ले चलूँ। उनमें से पहला यह है कि रचनावादी यह स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसी प्री गिवन एंड प्री डिफाइंड रैशनल नॉर्म से नहीं चलती है, और दूसरी यह कि यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कोई अराजक व्यवस्था है भी, तो यह कोई जो अराजकता है, वह अराजकता कोई यूनिवर्सल और ऑल कंप्रिहेंसिव नॉर्म नहीं है। मतलब अराजकता कोई सार्वभौमिक और सर्व स्वीकार्य मान्यता नहीं है। तो फिर यहाँ सवाल उठता है कि क्या अराजकता के भी कोई अलग अलग प्रारूप हो सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर 1999 में लिखी गई पुस्तक सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वेंट ने देने का प्रयास किया है। वेंट, जिनका पूरा नाम अलेक्जेंडर वेंट है, और वेंट ने कहा और वेंट ने क्रमशः हॉब्स, लॉक और कांट के सहारे अराजकता का भी 3 अलग अलग मॉडल डेवलप किया है। हॉब्स के सहारे जिस मॉडल को, हॉब्स के तर्कों के सहारे जिस मॉडल को डेवलप किया, उसे उन्होंने इनिमिटी मॉडल ऑफ एनार्की कहा है। लॉक के तर्कों के सहारे जिसको डेवलप किया, उसको उन्होंने राइवलरी मॉडल ऑफ एनार्की कहा है, और कांट के तर्कों के सहारे अराजकता के जिस मॉडल को डेवलप किया है, उसे वे फ्रेंडशिप मॉडल ऑफ एनार्की कहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि कर्ताओं में आपसी संबंध और पहचान तथा व्यवहार हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था जैसी है, तब अराजकता का इनिमिटी मॉडल बनता है। परंतु यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कर्ताओं की पहचान, आपसी संबंध और व्यवहार लॉक के प्राकृतिक अवस्था जैसी है, तब इससे अराजकता का राइवलरी मॉडल विकसित होता है। और अंत में यदि कर्ताओं का परिप्रेक्ष्य होली विल जैसा है, यह कांट की एक शब्दावली है, होली विल, तो उससे अराजकता का फ्रेंडशिप मॉडल विकसित होता है। अब यह जो अराजकता के 3 मॉडल बता दिए गए हैं अलेक्जेंडर वेंट के द्वारा, इसका परिणाम यह हुआ, इसका प्रभाव यह हुआ कि जिस तरीके से यथार्थवादियों ने और नव यथार्थवादियों ने अराजकता का एक ही मॉडल प्रस्तुत किया था, यहाँ पर आकर के वेंट के हाथों में आकर के वह अराजकता 3 प्रकार की बन गई। और वह अराजकता जब 3 प्रकार की बन गई, तब तो कम से कम इसके भीतर एक बात की गुंजाइश बन ही जाती है कि राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकता को जिस रूप में ग्रहण करेंगे, उसी के अनुसार वे व्यवहार करेंगे और उसी के अनुसार वे अपने हितों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेकर पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। पहले के यथार्थवादियों और आगे चल कर के नव यथार्थवादियों ने इस चीज़ की शायद उपेक्षा कर दी थी, और इसीलिए चूंकि अराजकता का प्रकार एक ही था उनके लिए, इसीलिए वे सब राष्ट्रों से प्रायः एक ही तरह के व्यवहार की अपेक्षा करते रहते थे। लेकिन अलेक्जेंडर वेंट ने जब ऐसा कहा,
तो हम इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अलग अलग राष्ट्रों के व्यवहार को क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रयास तो बहुत सटीक रूप से स्वयं अलेक्जेंडर वेंट ने भी नहीं किया है, लेकिन इस अप्रोच का हम इस्तेमाल करें तो इस अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए हम कह सकते हैं कि दुनिया में जो उपद्रवग्रस्त राष्ट्र हैं, जहां आतंकवादी गतिविधियां बहुत चल रही हैं, जहां मादक द्रव्यों की तस्करी बहुत चल रही है, एक तरीके से जिनको हम डिफंक्ट नेशंस कहते हैं। आप विचार करिए कि उस तरह के जो राष्ट्र हैं वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संचालित करना चाहें तो वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से संचालित करना चाहेंगे, इसका जो मॉडल बनेगा, क्या उसमें परस्पर विश्वास, सहिष्णुता इत्यादि के लिए कोई स्थान बनेगा? जाहिर सी बात है, नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा कि वैसे जो राष्ट्र हैं उनमें सिक्योरिटी डायलेमा का खतरा इतना ज़्यादा है, वो ना तो किसी पर विश्वास करेंगे और न ही कोई दूसरा राष्ट्र उन पर विश्वास करेगा। इसीलिए इस प्रकार के राष्ट्र जिस प्रकार की अराजकता को परिभाषित करेंगे, स्थापित करेंगे, उसे हम हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से ही समझ सकते हैं, जिसमें एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से शत्रुता का संबंध है। तो राष्ट्रों का भी संबंध कैसा होगा? शत्रुता का संबंध होगा। तो एक तरह की जो दुनिया की अराजकता को यदि हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो वह आ जाता है इनिमिटी मॉडल ऑफ एनार्की। यदि आप मार्गेंथ्यू के सिद्धांत पर विचार करें तो आप पाएंगे कि मार्गेंथ्यू के सिद्धांत में यह बात कूट कूट के भरी हुई है और वह एनिमिटी मॉडल ऑफ एनार्की की ओर जाएंगे। यह अलग बात है कि स्वयं उन्होंने इस मुद्दे पर अपना ध्यान नहीं दिया था और आगे चल करके वेंट इस मुद्दे की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इसी तरह हम उन राष्ट्रों को देखें जिन राष्ट्रों ने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दिया हुआ है, जो नागरिक सुरक्षा को तरजीह दे रहे हैं, तो इन राष्ट्रों में हमें दिखाई पड़ेगा कि कैसे आर्थिक हितों की प्राथमिकता और नागरिक सुरक्षा को तरजीह देने का जो मॉडल है वह लॉक के सामाजिक समझौता मॉडल में आता है, जहां पर आपको याद होगा कि जीवन के अधिकार और संपत्ति के अधिकार को सबसे अधिक पवित्र अधिकार माना गया है और राज्य का निर्माण भी, राज्य का उदय भी इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। तो जो ऐसे राष्ट्र हैं जो उदारवादी पूंजीवादी राष्ट्र हम जिनको कहते हैं, यदि उनके व्यवहार को देखा जाए तो उस व्यवहार के आधार पर अराजकता किस प्रकार की बनती है? कम से कम अराजकता तो है ही, क्योंकि जो उदारवादी पूंजीवादी राष्ट्र हैं वे भी कम से कम ये मानते ही हैं, उनके विचारक भी यह मानते ही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में कोई ऐसा सॉवरेन पावर नहीं है जो दुनिया के सभी राष्ट्रों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके, नियमित कर सके या कोई दिशा निर्देश दे सके। मतलब वे अराजकता को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वे किस प्रकार की अराजकता को स्वीकार कर रहे हैं उन्होंने उत्तर नहीं दिया। वेंट उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं और वेंट क्या कह रहे हैं? वेंट कह रहे हैं कि उस तरह की जो अराजकता का मॉडल है उसको हम राइवलरी मॉडल ऑफ एनिमिटी कहेंगे। मतलब नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्र आपस में एक दूसरे के राइवल है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और यह इस प्रतिस्पर्धा की वजह से दुनिया में एक प्रकार की अराजकता बनी हुई है। अब हम तीसरे मॉडल की बातचीत कर लेते हैं। तीसरे मॉडल को कांट के विचारों के जरिए अलेक्जेंडर वेंट ने स्थापित करने का प्रयास किया है। आप सभी जानते हैं कि उदारवाद के सैद्धांतिकरण में कांट एक बहुत बड़े विचारक हैं, बहुत सम्मान के साथ उनका
दर्शन शास्त्र की दुनिया में और राजनीतिक चिंतन की दुनिया में, पॉलिटिकल थ्योरी की दुनिया में उनका नाम लिया जाता है। और कांट यह कहते हैं कि जो यूनिवर्सल है वही इथिकल है। तो इथिकल क्या होगा? जो यूनिवर्सल है, जो सबके ऊपर एक साथ लागू किया जा सके, जो सबको स्वीकार्य हो। तो जब इस तरह का कोई मॉडल है, मॉडल बनता है, तो उस मॉडल में भी एक एनार्की डेवलप हो सकती है। आप सभी कांट के बारे में यह भी जानते हैं कि कांट गणतंत्रवादी विचारक हैं। वो भी संवैधानिक तंत्र में, संविधानवाद में विश्वास करने वाले विचारक हैं। और कांट भी एक लिमिटेड गवर्नमेंट की दिशा में आगे बढ़ने वाले विचारक हैं। हालांकि वे लॉक की अपेक्षा थोड़ा अधिक सकारात्मक राज्य की बात करते हैं। खैर, ये सब तो अलग मुद्दे हो गए। यदि हम लौट करके आए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में इस मॉडल की चर्चा करें, तो हम कहेंगे कि इससे एक फ्रेंडशिप मॉडल ऑफ एनार्की डेवलप होती है। अब यह फ्रेंडशिप मॉडल ऑफ एनार्की डेवलप कैसे होती है? तो हम आपको कह सकते हैं कि जैसी मित्रता हमको यूरोप और अमेरिका में और कई बार फिर यूरोप के आपसी मुल्कों में देखने को मिलती है, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये फ्रेंडशिप मॉडल ऑफ एनार्की है। लेकिन फ्रेंडशिप मॉडल ऑफ एनार्की पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को देखने समझने के लिए एक मॉडल के रूप में तो अभी विकसित नहीं हो पाया है। ये हम जरूर कह सकते हैं कि जो फ्रेंडशिप मॉडल ऑफ एनार्की है वह राष्ट्रों से बेहद साफ सुथरे और सुधरे हुए व्यवहार की अपेक्षा करता है। और यह एक भविष्य का लक्ष्य हो सकता है। कम से कम राष्ट्र जिस तरह से आज आपस में व्यवहार करते हैं उसमें इसकी संभावना कम दिखाई देती है। चलिए, अब हम रचनावाद की कुछ समालोचनात्मक मीमांसा कर लेते हैं, क्योंकि इसके जरिए रचनावाद पर जो हमारी समझ बन रही है वह और भी बेहतर हो सकती है। और मैं बस एक सेकंड के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। एक घुट में पानी पी लूँ, फिर अपनी बात को आपके साथ आगे रखता हूँ। हाँ, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि हम कुछ समालोचनात्मक मीमांसा कर लेते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की। तो इसकी जब हम समालोचनात्मक मीमांसा करने का प्रयास करते हैं तो आइए विचार करें कि यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई वस्तुनिष्ठ नियम न हो और राष्ट्रों को कोई वस्तुनिष्ठ दिशा निर्देश भी प्राप्त न हो, तब इससे लाभ की स्थिति में कौन रहेगा? क्या इससे कमजोर राष्ट्र लाभ की स्थिति में रहेंगे या शक्तिशाली राष्ट्र लाभ की स्थिति में रहेंगे? मेरे ख्याल से उत्तर स्पष्ट है और सब प्रायः एक ही उत्तर देंगे कि इस स्थिति में तो प्रायः जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं उन्हीं के हित अधिक सुरक्षित रहेंगे, और संभव तो ये है कि जो कमजोर राष्ट्र हैं वह अधिक असुरक्षित हो जाएंगे। कम से कम यदि कोई वस्तुनिष्ठ नियम है तब उन नियमों के आधार पर या उन नियमों को जिन संस्थाओं में बनाया गया है, राष्ट्रों ने मिल करके बनाया है, उसके आधार पर एक अपेक्षा तो रहती है कि राष्ट्र एक विशेष तरीके से ही व्यवहार करेंगे। और अब जब इस तरह के कोई वस्तुनिष्ठ नियमों की स्वीकृति न हो, उनको खारिज कर दिया जाए, तब तो हम एक निश्चित ही और भयंकर स्थिति में अपने आप को पाएंगे। अब लौट के आइए पहले वाले सर्जिकल स्ट्राइक के उदाहरण पर। याद होगा ना, मैंने मोदी जी के सर्जिकल स्ट्राइक के उदाहरण से अपनी एक बात कही थी। चलिए, तो यह ठीक है कि ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद अभिनंदन वापस लौट आए।
सर्जिकल हम स्ट्राइक हमने किया, उसके बाद जो घटनाएं घटी आप एक बार उसका संज्ञान ले लीजिए। क्या हुआ कि ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद अभिनंदन वापस लौट आए। आपको याद होगा कि ट्रंप तब वियतनाम में थे। लगभग 2 बजे के आसपास उन्होंने एक ट्वीट किया था, कहा कि अब हम लोग बीच में आ गए हैं, शाम तक आपको अच्छी खबर मिलेगी। और फिर शाम तक हम लोगों को खबर मिली कि अभिनंदन वापस लौट रहे हैं पाकिस्तान से। ऐसे में इस मुद्दे को आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांतों के जरिए समझने का प्रयास कीजिए और सवाल करिए कि क्या यह कैलकुलेटिव स्टेप था या यह एक रैंडम डेवलपमेंट था। कहने का मतलब यह कि यदि 2 राष्ट्र रचनावादी अप्रोच का परिचय देते हुए आपस में लड़ जाते हैं, तब दुनिया की शक्तियां भी, दुनिया की मतलब दूसरी शक्तियां हैं, क्या वे भी रचनावादी नजरिए का ही प्रयोग करेंगी या वे फिर कुछ वस्तुनिष्ठ नियमों का सहारा लेंगी। यहां भी उत्तर स्पष्ट है, और वह यह है कि दुनिया की शक्तियां तब वस्तुनिष्ठ नियमों का सहारा लेंगी। वे वस्तुनिष्ठ नियम क्या होंगे? वे वस्तुनिष्ठ नियम होंगे कि वो आर्बिट्रेशन की बात करेंगे। वे वस्तुनिष्ठ नियम होंगे कि कहेंगे कि आपके ऊपर आर्थिक, सैनिक, तकनीकी, व्यापारिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो मतलब 2 राष्ट्र यदि रचनावादी नजरिए का परिचय देते हुए आपस में विवाद उत्पन्न कर लिए हैं और उन विवादों को सुलझाने के लिए यदि दुनिया की अन्य शक्तियां हस्तक्षेप करती हैं, तब वे भी किसी रचनावादी नजरिए का परिचय देंगी या वे वस्तुनिष्ठ नजरिए का परिचय देंगी। ऐसी स्थिति आने पर हम देखते हैं कि तब दुनिया की जो शक्तियां हैं या जो विश्व जनमत है, वह क्या करेगी? वह वस्तुनिष्ठ नियमों का ही सहारा लेगी, और दुनिया में कई बार ऐसा हो भी चुका है। ऐसे में रचनावाद पर यह आक्षेप लगना उचित है कि यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के छूटे हुए या छोड़ दिए गए पहलुओं के अध्ययन के लिए और विदेश नीति निर्माण के लिए तो उचित है, परंतु इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए एकमात्र सिद्धांत के रूप में अपनाना ठीक नहीं हो सकता है। इससे क्यों ठीक नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं ठीक हो सकता है कि इससे राष्ट्रों के व्यवहार में अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ेगी और इससे अस्थिरता की संभावना अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बढ़ेगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप चाहें तो अपने प्रश्न टिप्पणियों में लिख सकते हैं, मैं वहाँ भी आपसे जुड़ने का प्रयास करूँगा और भरसक उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और फिर मैं जाते जाते आज के लिए आपसे यह कहना चाहूँगा कि इस पेंडेमिक में अभी भी एकदम सतत अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें, मन लगाकर पढ़ते लिखते रहें। फिर हमारी मुलाकात होगी। नमस्कार।